मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय कक्षा 12 अध्याय 15 संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषण विकास। ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने जो है पिछली क्लास में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा। संसाधनों के वर्गीकरण, किन किन आधारों पर जो है हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, कुछ हमारा वर्गीकरण बाकी रह गया था, हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा। ठीक है, आगे हम और कंटिन्यू करते हैं और संसाधनों के वर्गीकरण को आगे और जानते हैं। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ चुके थे उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा शक्ति संसाधन और गैर ऊर्जा संसाधन। ठीक है, अगला जो हमारा रहता है उपयोग की सततता के आधार पर। ये जो आपका डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ये आपको पूरा ये लर्न होना चाहिए। सारे जो नाम किन के आधार पर किस प्रकार से इनका डिवाइड कर रखा है वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो उपयोग की सततता के आधार पर पहला जो है अनवीकरणीय समाप्य संसाधन। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद में पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता उन्हें सीमित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का लगातार उपयोग होने से पुनर्स्थापन नहीं होने के कारण शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। ये भी हम पढ़ चुके थे, जैसे कि लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, और इसके बारे में नवीकरणीय और अनवीकरणीय में समझा चुकी थी आपको कल। ठीक है, तो जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो है वो उपयोग की सततता के आधार पर है। इन अनवीकरणीय संसाधनों को समाप्य संसाधन भी कहा जाता है। आगे देखो आप, नवीकरणीय जैसे कि मैंने कहा इसके जस्ट विपरीत है। जिस प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन जो है समाप्त हो जाते हैं, जबकि नवीकरणीय संसाधन जो है इनका बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अनवीकरणीय संसाधनों का सिर्फ एक बार ही उपयोग होने के बाद में वो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ हो जाती है, जो हम करते हैं यूज़ होके फिर वो उसका कुछ एक बार यूज़ होता है, दूसरी बार वो यूज नहीं हो पाता है, वो तो हो जाता है अनवीकरणीय। क्योंकि नवीकरणीय ऐसा चीज़ है जिसमें हम उस चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आ रहा है नवीकरणीय संसाधन में इनका भंडारण भी जो है, भंडार कभी समाप्त नहीं होता, जब तक अनवीकरणीय संसाधन में का भंडारण जो है समाप्त हो जाता है। आगे देखो स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था का अधिकार होता है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं, सभी जानते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जो व्यक्तिगत होता है, जैसे मकान है, भूमि है, नकदी है, स्वर्ण भूषण है, शारीरिक मानसिक क्षमता और उत्तम स्वास्थ्य। अगला जो है राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। ठीक है, जनसंख्या, खनिज, जल, पवन, ऊर्जा, जिन पर पूरी जितनी भी जनसंख्या है उन सभी का जो है राष्ट्र की, उन सभी राष्ट्र का जो है पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। इसमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन में होता है। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन, जैसा नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन है, जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो, जैसे कि मानव की समृद्धि, उन्नति और कल्याण के लिए उपयोगी समस्त भौतिक एवं जैविक संसाधन जो आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व संसाधन में आएगा। अगला है आपका संसाधन का संरक्षण। संसाधन है तो उनका संरक्षण भी क्या है, आवश्यक है। संरक्षण का अभिप्राय क्या होता है? संसाधन संरक्षण का अभिप्राय संसाधनों के नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, पुनर्भरण क्षमतानुसार विनाश रहित उपयोग से है। संसाधनों का उपयोग जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा करने से भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, अब जब नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन पढ़ते हैं तब अनवीकरणीय संसाधन में आता है कि भंडारण नहीं होता है उनका। ये जो सारे होते हैं संसाधन वो सीमित मात्रा में होते हैं। तो जैसा कि हम इस समय की जो पीढ़ी है, अगर इस समय की पीढ़ी अगर इनका संरक्षण नहीं करेगी तो जिन वस्तुओं का हम उपभोग कर पा रहे हैं, तो वो जो आने वाली अगली पीढ़ी है वह जो है इन संसाधनों का उपयोग कर नहीं पाएगी। ठीक है, तो जो अगली आने वाली पीढ़ी है, हमें उनके लिए जो है भंडारण की व्यवस्था जो है बनाए रखनी आवश्यक रहता है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि संसाधनों का बिल्कुल उपयोग नहीं करने अथवा कंजूसीपूर्ण उपयोग करने से तो नहीं है, लेकिन जिन संसाधनों का उत्पादन एवं उपलब्धता कम है उनका उपयोग परम आवश्यक कार्य में ही किया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि किसी चीज़ का जब अति आवश्यक हो जाता है कि नहीं, अब इसका आवश्यक बहुत ही इंपॉर्टेंस रह गया, इसका बहुत ज़रूरी रह गया, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका कम मात्रा में करें या कंजूसीपूर्ण करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे विश्व में तांबे की उपलब्धता एवं उत्पादन कम है, इसलिए इसका औचित्यपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरणों या मशीनों में अधिक किया जाए। अन्य कार्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एल्यूमिनियम को इसके प्रतिस्थापक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर तांबे की जगह कोई और जो है उपकरण
खनिज जो है उसकी जगह हम स्थान पर यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ऐसा अगर पॉसिबल होता है तो हमें अगर उस जैसे कि तांबे की अगर मात्रा कम है उसकी जगह हम अगर एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं और तांबे का ही यूज़ करना आवश्यक है तो वहीं पर ही किया जाना चाहिए उस वस्तु का यूज़। यही चीज़ जो है संरक्षण में हमें बताई जा रही है, समझाने की जो है हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। अतः सभी संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, विनाश रहित जनसंख्या उसकी आवश्यकता, लंबे समय तक उपयोगी क्या है संसाधन संरक्षण। यहाँ पर जो दे रखा है संसाधन की आवश्यकता, क्यों हमें संसाधन की आवश्यकता, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। अब जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलती आ रही हूँ कि आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हो तब आप इस सब्जेक्ट में हमेशा प्रेजेंट टाइम की जो चीज़ें हैं उनको देखा करो, उसको एनालाइज किया करो। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में हम संसाधनों का बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उपभोग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम पेट्रोल का एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे कि अब तो साइकिल्स जो हैं चलाना छोड़ ही चुके हैं हम। अगर हमें कहीं पास में भी जाना होता तो हम गाड़ी लेके जाते हैं। पैदल चलना हम ज़्यादा प्रेफर करते नहीं हैं, पैदल भी हम नहीं चलते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, गाड़ी जहाँ पर भी पास में भी कहीं पे भी जाना होता है वह सबके साथ में होता है। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है कि किसी को भी चलना बिल्कुल पसंद ही नहीं रहा है, ना साइकिल चलाते हैं ना पैदल चलते हैं। डायरेक्टली कहीं पे भी पास में भी जाना होगा तो गाड़ी लेके जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि पेट्रोल की जो खपत जो है बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की खपत बढ़ती जा रही है। और आपको भी पता है कि पेट्रोल जो है इसका भी भंडारण जो है दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया है कि अब क्या है कि जब इस तरह के इन्वायरमेंट देख रहे हैं या इस तरह की स्थिति देख रहे हैं तो ऐसे में संरक्षण जो है वो आवश्यक रह जाता है, ठीक है। तो संसाधनों का जब हम लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इनका संरक्षण लंबे समय तक अगर हमको इनको बनाए रखना है, पेट्रोल को बनाए रखना है लंबे समय तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका संरक्षण करना पड़ेगा। अति आवश्यक कार्य में ही जो है हम इसका आवश्यकता होने पर ही जो है इनका यूज़ हमें करना चाहिए, ठीक है। तो विकास की कीमत पर संसाधनों का विनाशपूर्ण उपयोग घातक है, ठीक है। जैसा कि हम इसका नाम तो क्या दे रहे हैं, विकास हो रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है और उस विकास के नाम पर हम क्या कर रहे हैं कि उन संसाधनों का जो है विनाशपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हम जैसे कि हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसका नाम क्या दे रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। एक्चुअल में इस तरीके का संरक्षण जो है हमें नहीं करना चाहिए, जो है विनाशपूर्ण उपयोग जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है संसाधन बना के रखने चाहिए। जैसा कि आगे जो है क्या संरक्षण की आवश्यकता क्यों रह गई है, क्योंकि जैसे कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से नगरीकरण, औद्योगिकरण, वृक्षों के अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ संसाधन भी समाप्त होते जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से भूमि, जलवायु आदि ने अपनी गुणवत्ता खो दी है। आज पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन के कारण ओजोन परत में छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, जीव विनाश एवं मानव की कार्य क्षमता में कमी हुई है। ये सारे जो है स्थितियाँ जो है हम सभी इन सब चीज़ों से भली भांति परिचित हैं, ठीक है। जो भी कारण दे रखे हैं संरक्षण की आवश्यकता के लिए सभी को हम जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। ओजोन का जो है परत में छिद्र ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इसका भी डिटेल में समझने का कुछ है नहीं। बाकी के आपके जो नाम जो दे रहे हैं वो समझने वाले हैं, आपको ईजिली जो है समझ में आ जाएगा ये। अतः सभी विपरीत परिस्थितियों में विजय पाकर सतत विकास करने और मानव सहित सभी जीवों के लिए जीवनदायी वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। इस संसाधन संरक्षण का जो है वैसे लैंग्वेज आपके इजी दे रखी है, इसके क्वेश्चन बनते हैं, आप ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना। वैसे इजी है लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। संसाधन संरक्षण की समस्याएं जो हैं वो दे रखी हैं, इसका भी कुछ ज़्यादा है नहीं। जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानव आवश्यकताएं, वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं परिवहन में द्रुत वृद्धि, पश्चिमी उपभोगवादी संस्कृति की व्यापक प्रसार से संसाधनों के अधिकतम उपयोग की प्रवृत्ति और अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। संसाधन ज़्यादातर हम यूज़ इसीलिए कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधनों की हमें आवश्यकता है। औद्योगिकरण हो रहा है, जितने ज़्यादा उद्योग बनेंगे उतने ज़्यादा हमें संसाधनों की और आवश्यकता पड़ेगी। नगरीकरण और परिवहन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, सभी जानते हैं इसके बारे में। उपभोक्तावादी संस्कृति, हम सभी जो है उपभोग करना जानते हैं, संरक्षण नहीं। और अधिकतम विकास जो है हम चाहते हैं, जिसके कारण से हम संसाधनों का अत्यधिक जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा संसाधन संरक्षण करने में क्या आ रही है, समस्या आ रही है। इस कारण से जो है हम संसाधनों का संरक्षण जो है नहीं कर पा रहे हैं।
संसाधनों के भंडार लगातार समाप्त होते जा रहे हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ये सभी जो है ये बात जानते हैं। आगे देखो, प्रबल समस्या बनती जा रही है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाए, लंबे समय तक इनकी उपलब्धता भी बनी रहे। आगे जो है संसाधन संरक्षण के उपाय क्या हैं, किस प्रकार से जो है हम आपके संसाधनों का जो है संरक्षण कर सकते हैं। पहला है आपका जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ें जो हैं मैं आपको ये हमेशा से समझाती आती हूँ कि जो आपकी समस्याएं दे रखी होती है उसमें ही आपका समाधान जो है छिपा हुआ रहता है। हमने पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि से संरक्षण नहीं हो पा रहा है संसाधनों का, तो जाहिर सी बात है जब जनसंख्या इसका कारण बन रही है तो जनसंख्या को नियंत्रित करो। ठीक है, अगला जो रहता है नियोजन के समग्र दृष्टिकोण। अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाने चाहिए। जैसा कि इसमें दे रखा है योजनाएं, क्रियान्वयन, पर्यावरण को एक इकाई मानना, योजनाएं बनाना, तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण में उपजाऊ कृषि योग्य भूमि की कमी, वन विनाश से मृदा अपरदन, उत्पादकता में कमी। ये सारे जो कारण दे रखे हैं ना, सारे नाम जो हैं आपको ज्योग्राफी में हर एक टॉपिक में इस तरह के नाम जो हैं, ये सारी विशेषता, ये सारे जो कार्य हैं ये पढ़ने को आपको मिलते हैं। ये समस्याएं जो हैं आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड ये समस्या आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सारा जो नियोजन का समग्र दृष्टिकोण है यह अपनाया जाना मानव के द्वारा जरूरी है। ठीक है, CO2 की मात्रा में असंतुलन हो जाता है, विलुप्त होते जा रहे हैं जीव जंतु, ये सारे सामान्य कारण हैं। जैविक संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है हमें इसके लिए। औद्योगिक की आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने बता देती हूँ, चलो, और उस एग्जाम्पल से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसा कि पेट्रोल लिया, पेट्रोल एक छोटा सा एग्जाम्पल है। पेट्रोल डीजल जो भी हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, उस संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ी, CO2 की मात्रा बढ़ने से पूरे जैविक जो इन्वायरमेंट रहता है वो पूरा क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। ठीक है, असंतुलित हो रहा है। कैसे असंतुलित हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ओजोन जो है तापमान में वृद्धि हो रही है CO2 की मात्रा बढ़ने से, और कुछ और अन्य ऐसे गैसें भी और मिल जाती हैं जिसके कारण से ओजोन जैसी समस्याएं भी पनपने लगती हैं। ओजोन जैसी जो समस्याएं वह भी आ जाती हैं। और तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से क्या होता है कि ग्लेशियर्स जो है पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जल स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इस तरह से क्या है, एक चीज़ से सब बाकी की चीज़ें भी क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो एक पेट्रोल जैसी सामान्य चीज़ की खपत से कौन सी समस्या कितनी हद तक बढ़ जाती है, और पूरा जैविक जो है असंतुलन, जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है इसका जो है बिगड़ जाता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो पूरा बिगड़ जाता है इस सब चीज़ों को लेकर हम जब देखते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटी सी चीज़ कितने बड़े लेवल पर कार्य करती हैं, पूरे असंतुलन जो है पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित कर देती हैं। ये सारे जो अभी आपके दे रखा है इसमें संसाधन संरक्षण के उपाय, ये सारे इससे रिलेटेड हैं। वैसे इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, सारे जो भी आपको दे रखे हैं उपाय। जैसे कि अगला दे रखा है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तो अभी करते आए हैं, नए जो अपारंपरिक हैं जिनका जो है नवीकरणीय है उनका ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। वैकल्पिक संसाधनों की खोज होनी चाहिए, ताकि अगर मैं तांबे के स्थान पर किसी और भी, अगर जो कम है उसका यूज़ नहीं करके उसके स्थान पर किसी और जो है खनिज का यूज कर सकूँ। आगे देखो, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, जैसे कि सीमित और समाप्य संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के कार्य में ही किया जाए, जिनके इंपॉर्टेंस है उनके इंपॉर्टेंस कार्य में ही हो। ठीक है, पुनर्चक्रण होना चाहिए, यानी कि एक वस्तु का मैं बार बार यूज़ करूं, जैसे कि धातु के स्क्रैप, कतरन, उपयोग आदि खराब होने पर गलाकर पुनः उपयोग में लाना, जैसे जो हम नवीकरण करते हैं। नवीकरण क्या हो गया, आपको पुनर्चक्रण, वापस उसका चक्रण जो है होता रहे, उन संसाधनों का बार बार जो है यूटिलाइज होता रहे, उनका बार बार यूज़ होता रहे। ठीक है, कृत्रिम वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों के बचत पर, जैसे कि प्राकृतिक स्थान पर हमें जो कृत्रिम जो है उनका यूज़ किया जाना, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का कम यूज हो सके। ठीक है, आगे देखो, उन्नत व परिष्कृत तकनीकी का उपयोग, नई तकनीकी का यूज़ जो है वो होना चाहिए, जैसे कि बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कर भू संसाधनों की बचत की गई है। आज 5 सितारा होटलों में विद्युत उपकरण और अधिक ईंधन औसत देने वाले संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा की बचत हुई है। 4 लेन व रेल लाइन के सुधार कर, गाड़ियों की गति बढ़ाकर
इस तरह से ये सारे कार्य हैं, सारी सिंपल लैंग्वेज में है। इसमें आपको कुछ जो चीज़ें समझाने वाली वो मैंने समझा चुकी हूँ मैं। बाकी कि आप इसको पढ़ोगे, एक बारी रीड करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगला देखो पॉइंट है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। उस संसाधनों के किसी एक संसाधन से बहुत सारे कितने यूज हो सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक नदी पर बांध बनाती हूँ तो उस बांध बनाने से और क्या क्या जो है इससे हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे कि बांध बनाया, सिंचाई के लिए जल मिल गया, पेयजल मिल गया, विद्युत उत्पादन मिल गया, मत्स्य पालन भी हो रहा है, इससे बाढ़ का नियंत्रण भी हो गया। मतलब कि एक कार्य से, जैसे हम बोलते हैं ना, एक काज एक पंथ दो काज वाली चीज़ें। तो पंथ तो रास्ता तो हमारा एक है, लेकिन काज जो है हमारे बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ के यूज़ से बहुत सारी जो है हमें आवश्यकता की हमारी पूर्ति हो जानी चाहिए। अगला देखो पोषणीय विकास। पोषणीय विकास का अभिप्राय पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से है, जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति सतत विकास के साथ की जा सके। जैसा कि हमने सतत विकास ये पढ़ा पूरा संसाधनों के संरक्षण के विषय में, वही जो है हमारा पोषणीय विकास के अंतर्गत एक छोटे से शॉर्ट रूप में दे रखा है आपको। ठीक है, आपको एक बार इसको जो है रीड करना है। अगला देखो जनसंख्या वृद्धि एवं पोषणीय विकास। संसाधन और मानव विकास का चोली दामन का संबंध है, क्योंकि बिना संसाधनों के तो मानव का विकास हो ही नहीं पाएगा। विकास का तात्पर्य प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि, समृद्ध परिवहन, उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ पेयजल, शुद्ध वायु, आरामदेह आवास, आवश्यकता वस्त्र, ये सारी मानव की जो है सुख सुविधाओं की सारी आवश्यकता चीज़ें हैं। भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, साधनों की प्रचुर मात्रा, ये सारी उपयुक्त सुविधा संपन्न देशों का मानव विकास सूचकांक जो है क्रमशः पहले स्थान पर नॉर्वे आता है, और ये काफ़ी टाइम से नॉर्वे ही आ रहा है। मानव विकास सूचकांक जो है, यानी कि जहाँ पर ये सारी सुख सुविधाएं, मानव का स्तर जो है, मानव का विकास जो है एक उच्च दर्जे का है, उच्च लेवल का है, जिसमें नॉर्वे जो है सबसे प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, ये देशों का है। भारत का जो है 6.08 HDI है, या मानव विकास सूचकांक है। 138वां स्थान है। ये चेंज भी होते रहते हैं, ये आपको पुराना डेटा दे देखा 138 का। ठीक है, अभी 138 नहीं है। और निम्नतम स्थान जो है क्रमशः नाइजर का है। इतने सालों से जो है मैं देखती आ रही हूँ कि नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक में, मैंने कहा ना, चेंज होते जाते हैं। भारत की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती हैं। भारत में भी अभी सुधार आ रहा है। भारत का भी मानव विकास सूचकांक जो है बहुत सुधरा है, लेकिन नॉर्वे जो है काफ़ी समय से जो है प्रथम स्थान लिए हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नॉर्वे आप नाम याद रखना। वैसे तो ये करंट जीके का भी रहता है, लेकिन ये एक दे रखा है आपको, तो याद रखना नॉर्वे है जो है। विश्व का मानव विकास सूचकांक जो है 0.711 है। इन देशों के नागरिकों ने प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन एवं राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि कर जीवन समृद्ध बनाया। ये जो मानव विकास सूचकांक है, तीन चीज़ों को लेकर होता है। एक शिक्षा जो है आपको दे रखा है कि प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, और तीसरा जो है आपका प्रति व्यक्ति आय हो गया, आपका शिक्षा हो गया, और जीवन प्रत्याशा जो आयु होती है। तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पर जो है मानव विकास सूचकांक जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो है जनसंख्या पोषणीय विकास को बताया गया है। इसमें मानव का जो स्तर है, विकास का स्तर, उस चीज़ का। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास का स्तर बनाए रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों द्वारा मानवीय स्तर पर उत्पादन आवश्यक है। कच्चे माल आगे जो ठीक है देख लेते हैं। कच्चे माल के स्थानीय उपयोग से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कम उत्पादन लागत, समाज और राष्ट्र आत्मनिर्भर बनते हैं। विकासशील देशों के पास उन्नत तकनीक द्वारा वृहद उद्योगों हेतु पूंजी की कमी है, इसलिए मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ उपयोगी सिद्ध होगी। भारत जैसे मानव शक्ति अधिक वाले देश में श्रम आधारित प्रौद्योगिकी अपनाना लाभदायक है। जो जैसे कि हम जनसंख्या और ये पोषणीय विकास, मानव विकास, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने अभी बताती हूँ कि इसके भी जो है तीन जो है होते हैं, जो विकास को दिखाने के लिए कौन सा विकसित क्षेत्र है। विकास तीन होते हैं, विकसित होता है, विकासशील होता है, एक अल्प विकसित होता है। भारत जो है विकासशील में आता है, और जो अच्छा जहाँ का विकास जो है, मानव विकास सूचकांक जो अच्छे लेवल का है, वो विकसित आता है। जैसे कि 0.900 कुछ दे रखा था नॉर्वे का आपके। तो इसी प्रकार से जो इनके रैंकिंग दे रखी है,
रैंकिंग में दे रखे हैं, फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे आता है। तो इन तीन जो है इनके डिवाइडेशन कर रखे हैं, विकासशील, विकसित और अविकसित। ठीक है, तो विकसित देशों में कम जनसंख्या से निर्यात वृद्धि और विकासशील एवं अविकसित जो है, अल्पविकसित के हो या अविकसित के हो, देशों में जनाधिक्य या निर्यात व्यापार में कमी से जीवन स्तर का अंतर बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है कि विकसित और जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, इन दोनों में अंतर क्या रहता है? क्योंकि हम विकसित देशों में जनसंख्या कम है और निर्यात में वृद्धि है, यानी कि वहाँ पर जो है निर्यात की जो होने की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि जनसंख्या कम है, वहाँ की जनसंख्या की खपत ही कम हो रही है, तो वो ज़्यादा जो है निर्यात करते हैं। लेकिन भारत जैसे देशों में जनसंख्या इतनी बड़ी है कि वहाँ पर तो निर्यात की जगह आयात करने की आवश्यकता होती है, तो वो विकसित नहीं होता है और विकासशील से अविकसित की ओर जो है अंदर नीचे की ओर जो है उसका स्तर गिरने लग जाता है। ठीक है, विकसित देश अधिक उन्नत और समृद्ध होते जा रहे हैं, विकासशील और अविकसित देश निरंतर गरीब और भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं। भारत में नदियों पर बांध बनाकर पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत सिंचाई सुविधाओं में उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। बांध बनाकर वृक्षारोपण, अपरदन पर नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बाढ़ एक पंथ दो काज वाली चीज़ें, जैसे कि राजस्थान में भी सारे, राजस्थान, इंडिया, इनमें सारे जो बांध से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें की गई हैं, बहुत से बांध बनाए गए हैं, जिसमें पंजाब का हरिकी बैराज से निकली इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प हो गया है, एक ये अच्छी चीज़ की गई है। खनिज संसाधन संपन्न देशों में औद्योगिकरण द्वारा अधिक विकास संभव है, जहाँ पर खनिज संसाधन है, जैसे कि जो पठारी क्षेत्र होता है, जैसा कि हम भौगोलिक क्षेत्रों में मैंने आपको समझाया था, जो पठारी क्षेत्र हैं वहाँ का जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो है खनिज की मात्रा अत्यधिक है, और यह इस कारण से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने के कारण वहाँ का क्षेत्र जो है विकसित की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। जैसे जमशेदपुर है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। जब हम खनिज पढ़ेंगे तो खनिज में सारे क्षेत्र आएंगे, आपको अच्छे से डिटेल से ये क्षेत्र जो है पढ़ने को मिलेंगे, किस क्षेत्र की किस विशेष खनिज के रूप में जाना जाता है। इन प्रयासों द्वारा स्थानीय लोगों का जीवन स्तर उच्च हो जाता है, वहाँ की भौगोलिक, भौतिक, जैविक संसाधन की उपलब्धता के कारण। साथ ही तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी संघन, व्यापक संसाधनों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का समुचित ज्ञान भी आवश्यक है। उक्त प्रयासों के साथ ही संसाधन संरक्षण की विधियाँ, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण, नियोजन की समग्र दृष्टिकोण, जैविक संतुलन, नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, उन्नत परिष्कृत तकनीक का उपयोग, पुनर्चक्रण, संसाधनों का बहुउपयोगी और अधिकतम विकास के स्थान पर आवश्यक विकास पर बल देना आवश्यक है। इसमें ही मानव का कल्याण निहित है। ठीक है, आज का जो ये चैप्टर 15 है आपका कंप्लीट होता है। जो भी सारे महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं इनको देखना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है और लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।